प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानिया में मौसमी तब्दीली के साथ साथ कोरोना एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है और ख़ास तौर पर जो ओमिक्रॉन नामी वायरस या इसका वेरिएंट है कोविड का, इसने खौफ में मुब्तला कर रखा है और इसकी जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, ज़्यादा परेशानी की बात है कि ये भी शुरू हो चुकी है और ये तेज़ी से फैल रहा है। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि ओमिक्रॉन कितना ख़तरनाक अब तक साबित हुआ है और इससे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या ख़दशात इससे जुड़े हुए हैं, क्या ये कितना मोहलिक हो सकता है, इसका फैलाव रोकना कितना ज़रूरी है, और ये कि क्या इसका मतलब ये भी है ओमिक्रॉन के आने का कि आइंदा दिनों में भी हम एक्सपेक्ट करें कि नए से नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। और चूंकि हम ये भी बात कर चुके हैं कि ये वेरिएंट इस तरह का है कि इसने अपनी हैत में बहुत ज़्यादा तब्दीली की है, तो जब कोई वायरस अपनी हैत में इतनी तब्दीली कर लेता है तो क्या उसके ख़ात्मे की तरफ एक सफ़र शुरू हो जाता है। आइंदा दिनों में हुकूमत क्या इक़दाम उठाने वाली है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं थेरेसा मे, वो कहती हैं कि जी हुकूमत के इक़दाम दुरुस्त नहीं है और उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत इक़दाम को ओमिक्रॉन के हवाले से। तो ओमिक्रॉन के हवाले से हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए थे और नहीं उठाए गए, इन पर भी आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं ब्यूरो के, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब। डॉक्टर नाहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, NHS UK से हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर मोहम्मद तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी NHS UK से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले तो गुलाम हुसैन अमान साहब ये कहिए कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कहा है कि ओमिक्रॉन के हवाले से जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और उन पर काफ़ी तनकीद की है, क्या इक़दाम उनके ख्याल में या अपोजिशन के ख्याल में उठाए जाने चाहिए जो कि हुकूमत ने नहीं उठाए? बहुत शुक्रिया असद, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो थेरेसा मे है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, ये भी टोरी पार्टी से ही हैं और उन्हीं की हुकूमत है, तो उसके बावजूद अपनी हुकूमत पे तनकीद करना, और आप खुद सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल होता है किसी भी लीडर के लिए अपने वज़ीर-ए-आज़म पर और अपनी हुकूमत पर तनकीद करना। चूंकि यहाँ पर जब से ये ओमिक्रॉन वायरस का जो ज़ार है यहाँ डिटेक्ट हुआ है और आज भी बरतानिया के अंदर अब कहा जा रहा है तकरीबन 300 प्लस जो है वो केसेस जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुके हैं, और ये ज्यादातर उन्हीं लोगों में हो रहे हैं जो कि दूसरे मुल्कों से ट्रेवल करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो चूंकि ये अफ्रीका से जब ये शुरू हुआ तो उस वक्त से जो यहाँ पर काफी मैं कहूँगा तशवीश है। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने 2-3 रोज कबल जो है वो मीडिया ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि हमें जो है वो घरों से काम करने को तरजीह देनी चाहिए, और जो प्लान भी है उसका ऐलान किया गया है। साथ ये भी कहा गया है कि आप मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और अभी आज सुबह भी मैंने देखा कि स्कूलों के अंदर जो है वो केसेस आना शुरू हो गए हैं और कई स्कूलों में जो है वो फोन करके कहा जा रहा है कि बच्चों को वापस ले जाएं। जो है यहाँ पर ओमिक्रॉन के केसेस आ गए हैं और ये एक किस्म का फिर पैनिक जो कि लास्ट ईयर था, इन दोनों में वही पैनिक दोबारा होना शुरू हो गया है। तो ये बड़ी एक मैं कहूँगा तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो आपने बात की और अपोजिशन पार्टियां वो ये वज़ीर-ए-आज़म को कह रही हैं कि ये ऑन टाइम जो है वो डिसीजन नहीं ले रहे। यूरोप के अंदर जो है वो इसी तरह के फैसले जो है वो सख्त पाबंदियों के वो 2 हफ्ते कबल लिए जा चुके हैं और वहां पर चीजों को जो है वो ज़ाहिर है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि बरतानिया के अंदर अपोजिशन और हुकूमती पार्टी के जो बैक बेंचर्स हैं वो यही तनकीद कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं और लेट डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये वायरस ना सिर्फ फैल सकता है बल्कि ये जो हमारी मईशत है और ये रोजमर्रा की लाइफ है उसको बुरी तरह मुतासर कर सकता है। अभी भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को ऑन टाइम डिसीजन करने चाहिए ताकि जो है वो हम इसके जो ज़ाहिर है मुज़म्मरात हैं या इसके जो वायरस के जितने भी नुकसान हैं उनसे जो है बचा जा सके। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर नाहीद साहबा, सवाल ये भी है कि ये कितना मोहलिक अब तक साबित हुआ है। जाहिर है अगर ये बहुत मोहलिक है, बहुत ख़तरनाक है तो ज़्यादा शदीद इक़दाम उठाए जाने की ज़रूरत है। तो अभी तक हम कितना जान पाए हैं इस वायरस के बारे में कि ये कितना ख़तरनाक और मोहलिक है? अस्सलामुअलैकुम। बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमें पता है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी म्यूटेशंस हुई हैं, ठीक है। तो जो ओमिक्रॉन है उसके मुतालिक हमें 3 चीज़ों पे गौर करना है। एक कि उसकी शिद्दत क्या होगी, दूसरा कि इसका जो है फैलाव किस तरह होगा, और तीसरा कि ये वैक्सीनेशन से इसका कितना बचाव है। जो आप तो इसमें पॉजिटिव्स भी हैं फिलहाल और नेगेटिव्स भी हैं जहां तक अभी तक हमें जो खबरें मिली हैं। जहां तक इसका फैलाव का है वो तो अब समझ आ रही है कि बहुत जल्दी फैल रहा है। इनफैक्ट
जो डेल्टा वायरस है उसके मुकाबले में कोई 2-3 गुना ज्यादा तेजी से ये बढ़ रहा है, और इसीलिए मुल्कों में इतनी ज्यादा जो है ये फैलने की वजह से जो है लोग डर रहे हैं। लेकिन जहां तक इसकी शिद्दत का ताल्लुक है, फिलहाल हमें इसकी शिद्दत के बारे में यही पता चला है कि ये इतना खतरनाक नहीं है जितना इससे पहले डेल्टा और उसके पहले जो वायरस के म्यूटेशंस थे वो जितने खतरनाक थे। इनफैक्ट जिस तरह ये फैल रहा है ये एक कॉमन फ्लू की तरह फैल रहा है, जिसमें बुखार, सर का दर्द, नज़ला, इस तरह से माइल्ड सिम्टम्स फैल रहे हैं। लेकिन जाहिर है फिलहाल क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं है कि ये जो माइल्ड सिम्टम्स हैं ये कहाँ तक कितनी शिद्दत से बढ़ेंगे, और दूसरा उन लोगों में कितना बढ़ेंगे जो वल्नरेबल लोग हैं। जी डॉक्टर भाई, ये तो है ना, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कितना फैलेगा या कितना इसका जो है वो शिद्दत इसकी होगी, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने आया है उसके नतीजे में हम क्या अखज़ कर सकते हैं कि कितनी शिद्दत से इसने इजहार किया है, और क्या इससे कोई अमवात वाक़ हुई हैं? क्या यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन जो है वो किसी की मौत की वजह बना है? फिलहाल हमें डेथ्स के बारे में जहां तक मुझे पता है ओमिक्रॉन की वजह से कोई डेथ्स हुई नहीं हैं। वैसे डेथ हैं कोविड की वजह से, लेकिन स्पेसिफिकली ओमिक्रॉन की वजह से नहीं पता चला है क्योंकि अभी हाल ही में तो वो शुरू हुआ है। और दूसरा, जहां तक आप कह रहे हैं कि उसकी जो शिद्दत है, जिस तरह मैं बता रही थी कि उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा नहीं है, माइल्ड फ्लू की तरह से ये फैल रहा है। और आगे तो अब पता चलेगा आगे कि कितना बढ़ता है, और जो वल्नरेबल लोगों में जब फैलेगा तो उसकी क्या शिद्दत होगी और उसका क्या इफेक्ट होगा हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर और अमवात के ऊपर। लेकिन ये सब बहुत अर्ली डेज हैं, इसलिए हमें अभी 4-5-6 हफ्ते तक का टाइम तो लगेगा जब तक ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिल सकेगी। और फिर तीसरी बात जो मैं कह रही थी वैक्सीनेशन के मुताबिक, कि हमें अभी तक पूरी तरह नहीं पता है कि वैक्सीनेशन का कितना हमें प्रोटेक्शन है, लेकिन इसी हफ्ते जो इजराइल से जो एक स्टडी निकली है उसकी बेसिस पे फाइजर के जो सीईओ हैं उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों को फाइजर के 2 शॉट्स लगे हुए हैं उनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन है, लेकिन जिनको बूस्टर भी लगा हुआ है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन है ओमिक्रॉन की तरफ से भी, क्योंकि ना सिर्फ उसका एंटीबॉडी लेवल बढ़ रहा है बूस्टर से, लेकिन जो टी सेल डिफेंस जो दूसरा मैकेनिज्म है बॉडी का, उसमें भी ओमिक्रॉन के खिलाफ इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है वैक्सीनेशन का, बूस्टर डोज। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर तुफैल साहब, आपके ख्याल में ऐसी क्या इस वेरिएंट में बात थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया ज़्यादा खौफ में मुब्तला हुई? इब्तदाई तौर पर ऐसा क्या पता चला हमें इसके बारे में कि हम डरे हुए हैं इससे? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपको पता है कि ये जो कोविड वायरस है ये अपनी डिफरेंट शेप्स में और वेरिएंट्स में आता ही रहेगा, जैसा कि हमने अभी तक देखा है। अभी ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तो फ्यूचर में कोई और वेरिएंट भी आ सकता है। तो साइंसदानों को तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है या सिविरिटी ऑफ डिजीज क्या है उसकी, या जैसे डॉक्टर नाहीद हमा ने कहा कि वैक्सीन उसके खिलाफ काम करती है कि नहीं करती। तो अभी तक जो थोड़ी सी इंडिकेशन आ रही है वो यही है कि इट्स लाइकली कि ये मोर ट्रांसमिसिबल है, लेकिन ये हमें कोई पता नहीं है कि ज़्यादा सीवियर डिजीज करता है या नहीं करता। और जो वैक्सीन है ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी खबर है, ये जो इजराइल से स्टडी आ रही है कि वैक्सीन जो है फाइजर वैक्सीन इसके अगेंस्ट बड़ी इफेक्टिव है, और बूस्टर डोज अगर लगी हो तो और वो तो बहुत ही अच्छा है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि देखें अभी हम विंटर में से गुजर रहे हैं, इवन अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट ना भी हो तो हमें तो सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और एक चीज़ जो कि पब्लिक में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पब्लिसाइज नहीं की गई हो, जिसको ज़्यादा लोगों को नहीं बताया गया, जिसके बारे में थोड़ी लैकिंग है मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन में, वो है रोल ऑफ वेरी वेल वेंटिलेटेड एरियाज। ये जहाँ कोई भी वेरिएंट हो, खां डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में रहें, अपनी खिड़कियां खोल दें, दो कि ये सर्दियों का मौसम है लेकिन ज़्यादा क्राउडेड जगह पे ना जाएं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर हम जो बेसिक्स हैं हमारी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को बार बार धोएं और ओवर क्राउडेड जगह पे ना जाएं, और जहाँ भी आप बैठे हैं उसको वेल वेंटिलेटेड रखें। मेरा ख्याल है कि अगर हम और मास्क पहन के रखें, इन सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो आई एम क्वाइट होपफुल के
ओमिक्रॉन जो है वो इतना डेडली या सवियर नहीं होगा। प्रिवेंशन इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हिचएवर वेरिएंट इट इज। ठीक है जी, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो अभी तक मजमूई तौर पर हमने देखा है कि ओवरऑल भी कोविड से सूरत हाल बहुत बेहतर चल रही है, ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में, और बहुत कम रेशो है। ये ओमिक्रॉन को हम पाकिस्तानी बिल्कुल ही इसको इतना संजीदा नहीं लिया, क्योंकि शायद यहाँ पर अभी तक केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। एक आध केस खबरों के मुताबिक शायद सस्पेक्टेड केस है कि वो ओमिक्रॉन का हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला है, पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर इकदाम उठाए, कुछ ममालिक के साथ जो है वो सफरी पाबंदियाँ आयद की। ये कितना डरना चाहिए ख़ास तौर पर इस वेरिएंट से? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे एक करूँ कि पाकिस्तानी कौम का आपने तस्करा किया कि हम सीरियस नहीं लेते, तो मैं समझता हूँ ये ओमिक्रॉन के बारे में नहीं है, ओवरऑल कोविड के बारे में या कोई भी ऐसी बीमारी आती है तो उसके बारे में हम रवैया जो है महसूस कौम बड़ा सतही सा ही होता है। आपके साथ एक लाइटर नोट पर शेयर करूँ कि लॉरियों के बारे में कहा गया था कि जब हमारी मतलब काफी ज्यादा टेंशन बढ़ी इंडिया के साथ, तो लॉरियों के लिए मतलब किसी ने मैसेज गाया कि लॉरिया सोचें कि चलो एटम बम चलता देखा। So this is what is the attitude overall, और whatsoever that disease और इसका पैटर्न, और आप बेहतर समझते हैं कि ये जो RNA बेस्ड वायरस है इसके अंदर म्यूटेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी के साथ होती है। इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल वेरिएंट जो कि अब साउथ अफ्रीका के अंदर आ गया, नवंबर के अंदर आया, फिर बढ़ता गया हमारे साथ ममालिक के अंदर, हांगकांग के अंदर भी आ गया, फिर नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी कुछ ना कुछ इनके केसेस देखे गए हैं। तो पाकिस्तान की तो अभी इस वेरिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सलाहियत चाहिए, मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास पूरी तरह से वो भी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड, इसके अंदर एक पॉजिटिव बात मतलब है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कि हम PCR सिंपल करते थे इस तरह से होते, फिर वी आइडेंटिफाई, और 2 हफ्ते कम अज कम लगते हैं किसी डिजीज पैटर्न को देखने के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, कि हमारे यहाँ पूरा से पता चल सके। साउथ अफ्रीका के अंदर जो हमारे दोस्त वहां से हमें बताते हैं इस बारे में कि ये जो वेरिएंट वहां पे आया है, एंड आई अप्रिशिएट दी एफर्ट्स और उनकी साइंसदानों को जो साउथ अफ्रीका के अंदर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इसको निकाला और कहा कि ये थी एक वेरिएंट यहाँ पे आ रही है। अब ये बढ़ता बहुत तेजी के साथ है। पहले हमें डेल्टा और डेल्टा प्लस की हम बात करते थे, लेकिन ओमिक्रॉन की खातिर ये आया है कि फैलता बहुत तेजी से। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर भी है। वो अच्छी खबर ये है कि वहां पे वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड है उनके अंदर, और बाकी भी इसकी वेरिएंट के अंदर भी, कि वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनके अंदर इसका उस तरह से उलझन या उस तरह से कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जैसे कि नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट के साथ हो जाती है। अब ये कहना कि जी एक इसके लिए अभी मतलब एक मैं तो समझता हूँ कि वेरी फ्रैंक एक मार्केटिंग स्टंट के तौर पर मैं लेता हूँ कि फाइजर हर जगह नाम दिया जा रहा है कि हमें यही लगवानी है। वेयर जब डेल्टा हुआ था तो श्रीलंका के अंदर एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक था कि जो चाइनीज वैक्सीन है दैट वाज वेरी मच इफेक्टिव, एंड आई एम अ पर्सन हु बिलीव कि व्हाटसोएवर द वैक्सीन इज देयर, इसके लिए देखें ये जो एक साइंटिस्ट का एक मतलब उसके लिए हो सकती है कि किसी की कह दे 97% है, किसी के लिए कह दे 80% है। द क्वेश्चन इज अबाउट द अवेलेबिलिटी, कि हमारे पास अवेलेबल कौन सी है और अपने आप को हम बचा कैसे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ना होने से तो कोई भी वैक्सीन होना बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक और डॉक्टर साहब से बात हो रही थी एक और शो में, वो ये कहते हैं कि जितना मैं वैक्सीन को समझ पाया हूँ, मैंने स्टडी किया है, मैं ये समझता हूँ कि ओमिक्रॉन के खिलाफ चाइनीज वैक्सीन बाकियों की निस्बत ज्यादा मौसर साबित हो सकती है। आप इत्तफाक करेंगे इससे? देखिए, मैं आज करता हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैंने एक लफ्ज यूज किया एविडेंस बेस्ड, कि साइंस के लिए अभी तक तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी वो बड़ा नंबर नहीं है कि जिसके ऊपर हम कह सकें कि फ्लाई इफेक्टिव और फ्लानी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन मानना यही है कि ऑल द वैक्सीन जो मैं समझता हूँ कि साइंटिफिकली प्रूवन है WHO के साथ, और वो एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ बचाव तो है। अब इसी फाइजर की खातिर भी यही है कि 2 वैक्सीन वहाँ पे जितने साउथ अफ्रीका के अंदर देखे गए केसेस, उनमें वैक्सीनेटेड थे एंड वैक्सीनेटेड बाय द फाइजर। फिर उन्होंने कहा, फाइजर ने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि जो 3rd डोज, जिसको बूस्टर डोज भी कहते हैं, कि बूस्टर डोज जिनको लगी है जी वो ज्यादा इसके लिए बेहतर है और वो उनके लिए बचाव और ओमिक्रॉन से बच सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। ना मैं उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि इसके अंदर कॉर्पोरेट कल्चर का भी अमल दखल आ गया है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के भी इसके अंदर मतलब इंटरेस्ट आ गए हैं,
और फिर ये तो आप भी सभी लोग जानते हैं कि जी चाइना वालों को हमने यूरोप में नहीं आने देना जब तक इतना वैक्सीन नहीं लगेगी। तो ये जो एक आ गया है और साइंस के अंदर, तहकीक के अंदर और पेशेंट केयर के अंदर जो आ गया, WHO ने और हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और छोटी मोटी और तंजीमों के साथ जिनके साथ हमारे रास्ते रहते हैं, वी हैव लाउडेड अबाउट इट कि ये खुदारा दुनिया को ये दर्जा बंदी और ना लेके आए। Whatever the vaccine is been approved by WHO, that would be accepted और उसके साथ इसको नहीं लेके आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जानते ही हैं कि अभी भी मतलब अमेरिका बहादुर ने जो एक कॉन्फ्रेंस मंगवाई है डेमोक्रेसी के हवाले से, उसमें भी 100 कंट्रीज हैं, वो भी दुनिया को उन्होंने भी इन्वाइट नहीं किया। तो ये जो ब्लॉक्स बन के आ रहे हैं और कोल्ड वॉर वाला एक निजाम फिर कायम किया जा रहा है, इस बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि ये सेहत की बुनियाद से मैं तो आपके तबस्सुर से कंडेम करना चाहूंगा कि जब तक हम इंसानियत को नहीं बचाएंगे, कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि वो इन आइसोलेशन अपने आप को बचा सकेगा, वो खुद बचा सकेगा। आपने देखा कि ये जो डिस्टॉर्टेड सिस्टम जो है, जिनके देख हमारे यहाँ एक बड़ा पूरा इम्तियाज और बड़ा समझा जाता है कि अमेरिकन सिस्टम इज एट द टॉप, अमेरिकन सिस्टम इज एट द टॉप, और आपने देखा कि कोविड के अंदर किस तरह से वो मतलब बिल्कुल खुद के सामने आया कि ये सारे हालो किस्म के निजाम थे, बरतानिया का निजाम, स्पेन के निजाम को, इटली के निजाम को, देर जहाँ भी ये स्ट्रक्चर की जहाँ अच्छी हेल्थ के हवाले से फैसिलिटी थी, एंड ये क्राइसिस भी हुआ करते हैं, एमरजेंसीज जो बताते हैं कि हेल्थ सिस्टम के बारे में कि कहाँ पे हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और लोगों की कहाँ पे बेहतरी हो सकती है। तो मैं अभी मतलब दोस्ती सुन रहा था कि वेंटिलेशन के बारे में, तो मैं समझता हूँ और मैं भी इसको मानने वालों में से हामी हूँ कि सर्दी हो गर्मी हो, वेंटिलेशन डज नॉट मीन बाई कि आपने घर को पूरा खुला ही रखे रखना है, लेकिन एक दफा क्रॉस वेंटिलेशन सुबह के वक्त करा दें जब रात को आपकी फूक उठती है, दिन में एक दो दफा उसको करवा दीजिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि हमारी हुकूमत की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जो मास्क को हमने बड़ा लाइट ले लिया है कि मास्क मास्क नहीं, वो पाकिस्तानी सोसाइटी की तो मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या हुआ है कि तमाम तर बेहतियातियों के बावजूद यहाँ पर सूरत हाल क्यों बेहतर है और फिर बहुत कम रेशो है, मेरा ख्याल है फुली वैक्सीनेटेड लोग। जी मैं डॉक्टर साहब इस पर आपसे वापस आके मजीद बात करता हूँ, लेकिन मैं एक दो सवाल और रखना चाहता हूँ। पहले तो गुलाम हुसैन साहब ये बताइए, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि वज़ीर आज़म जो हैं बरतानिया के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने लेट कर दिया है इक़दाम उठाने में, यूरोप में 15 दिन पहले वो इक़दाम उठाए गए हैं जो अभी तक यहाँ नहीं उठाए गए। आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की रिलक्टेंस क्या है? मेरा ख्याल है जो पहले बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है मईशत को, यहाँ पर बहुत बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई, स्पेशली जो ये ट्रेवल इंडस्ट्री थी इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। आज भी ये कल के मैंने आपको बताए थे, आज नए 109 जो है वो ये ओमिक्रॉन के नए केसेस आज आ गए हैं, और नॉर्मल केसेस भी हैं कोरोना वायरस के, वो भी 50,000 तकरीबन डेली आ रहे हैं तो एवरेज के। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो थोड़ा सा इस हवाले से ज़ाहिर दोनों तरफ से प्रेशर है, उन्हें यही प्रेशर है कि पहले जो है वो मईशत काफी दबाव का शिकार रही, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही थी, लेकिन अब ये नया वायरस आ गया है, तो अब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने ये साइड भी देखनी है, तो लेकिन अपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर शोर मचाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। अभी भी यहाँ बरतानी मीडिया के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है थोड़ी देर पहले कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, और आज एक दो दिन के अंदर वो अहम फैसला फिर कर सकते हैं, इस हवाले से कोई नए मेजर्स अनाउंस कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने प्लान भी किया है, अब प्लान से ही आ सकता है, और भी जो इसके जो है वो टीयर सख्त किए जा सकते हैं कि जिस तरीके से अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं और नए नए केसेस आ रहे हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि मजीद सख्त किया जाए, कुछ चीजों को बिल्कुल लीगली बाउंड कर दिया जाए कि ये नहीं किया जा सकता जब तक जो है वो ये ड्रॉप डाउन नहीं होता। लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट में अपने उनके वजीर हैं, उनकी तरफ से प्रेशर है, फिर एमपीज की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इस तरह के मेजर्स ले जाएं ताकि कम से कम लोगों में इसके फैलाव को रोका जाए और लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो एक तरफ मईशत के बारे में प्राइम मिनिस्टर को ज़ाहिर है सोचना पड़ता है, दूसरी तरफ लोगों की जानें, तो इस तरह ज़ाहिर है मैं पहले आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, और हो सकता है कि आइंदा 2 रोज के अंदर जो है वो इस सिलसिले में अहम मेजर्स लिए जाएं। ठीक है, चलिए जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, प्रोग्राम में आते हैं तो फिर डॉक्टर साहिबान के सामने मैं कुछ और सवाल रखता हूँ ब्रेक के बाद जी।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नाहिद साहिबा, ये बताइए कि अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को हम सिर्फ सिम्टम्स के ज़रिए ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं या इसके लिए कुछ अलग से भी टेस्ट होता है, और कॉमन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, और क्या तमाम मरीजों में एक जैसे आ रहे हैं या मुख्तलिफ भी आ सकते हैं? फिलहाल जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है उसमें यही है कि ज़्यादातर सिम्टम्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, कॉमन फ्लू के सिम्टम्स हैं, हेडेक है, हल्का बुखार है, ज़ुकाम है, गला ख़राब, जो कोई और वायरस में भी आपको नज़र आएंगे सिम्टम्स। तो इसीलिए मसला ये है कि इतना, क्योंकि मौसम भी इस वक्त यहाँ पे काफ़ी सर्दी का है, वैसे भी वायरसेस फैल रहे हैं, तो इसमें कोई डिफ्रेंशिएट करने का तरीका सच नज़र नहीं आ रहा। इसके सिम्टम्स जो हैं बहुत रेगुलर सिम्टम्स हैं। तो हम कैसे जानते हैं, फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये पेशेंट जो है ये ओमिक्रॉन का पेशेंट है? हाँ, तो वो फिर टेस्टिंग ही के जरिए हो रहा है, क्योंकि एक तो जो लैटरल फ्लो टेस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे किए जा रहे हैं, स्कूलों में, ऑफिसेज में, हर जगह आप जाएं तो वहाँ पे लैटरल फ्लो टेस्ट पे बहुत जोर है। उससे एटलीस्ट इतना तो पता चल जाता है कि आपको कोविड है कि नहीं है, काफ़ी हद तक। लेकिन उसके अलावा फिर आपको स्पेशल जो टेस्ट जिस तरह डेल्टा की तरह हो रहे थे, फिर उनके ऊपर जब तवज्जो दी जाती है तो फिर पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं। उसके अलावा फिलहाल और कोई बताने का तरीका नहीं है कि ये ओमिक्रॉन है या ये डेल्टा है या कोई और वेरिएंट है कि नहीं। तो इसी तरह फिलहाल पता चलेगा। सही है। तो डॉक्टर तुफैल साहब, अब ये बताइए कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि ये सिम्टम्स जो डॉक्टर नाहिद साहब ने बताए हैं, ये सिम्टम्स ना हो किसी पेशेंट में और वो ओमिक्रॉन के साथ पॉजिटिव हो किसी और सिम्टम्स के साथ, यानी डिफरेंट सिम्टम्स भी आ रहे हैं आपके ऑब्जर्वेशन में? क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा नहीं फैला हम यूके में, तो इस लिहाज से अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा कहना। लेकिन अभी तक की जो स्टडीज़ हैं दूसरे मुल्कों से आ रही हैं उनके मुताबिक तो तकरीबन सिमिलर सिम्टम्स हैं। कोई स्पेसिफिक सिम्टम ओमिक्रॉन से रिलेटेड ये भी है कि हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है और इस तरह से तनाव का शिकार हो जाती है बॉडी, कुछ इस तरह से भी है जो हमने सुना। वो हार्ट बीट का ज्यादा होना और इवन हार्ट का अफेक्ट होना वो तो डेल्टा वायरस से भी हो रहा था, तो ओमिक्रॉन से भी पॉसिबली हो सकता है। तो अभी तक तो जो सिम्टम्स हैं उसमें कोई खास वाज़ेह डिफरेंस नहीं है वेदर ये डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। तो बाकी जो दूसरा आपका क्वेश्चन था वो कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है, तो जितने भी मरीजों का पीसीआर टेस्ट होता है एनएचएस में और वो अगर वो पॉजिटिव आए तो उनको जेनेटिक सीक्वेंस के लिए भेज दिया जाता है। और आपको पता होगा कि यूके जो है वो बहुत ज्यादा वेल रिसोर्स्ड है इस मामले में, मे बी के बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग, इसलिए यहाँ से वेरिएंट आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग का जो प्रोसेस है अनफॉर्चुनेटली ये कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वगैरह में इतना अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो मेरी वरी ये है कि अगर पाकिस्तान में किसी को कोविड होता है तो मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगा विदाउट डूइंग प्रॉपर जेनेटिक सीक्वेंसिंग के पता कराया जाए कि ये डेल्टा वायरस की वजह से है या ओमिक्रॉन वायरस की वजह से है। तो सिम्टम्स वाइज को अभी तक तो कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। सही है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से क्योंकि इसकी कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो रही है, अगरचे उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रही, क्या स्पेशल इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कुछ स्पेशल पाबंदियां लगनी चाहिए आपके ख्याल में और गवर्नमेंट को? वरना ये डॉक्टर साहिबान का हमेशा ये खदशा जाहिर करते हैं कि जी अगर पाबंदियां ना लगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि नए स्टेप्स लिए जाने चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? देखिए, हमेशा इसमें हमने एक बैलेंस निकालना होता है। तो जो डॉक्टर्स होंगे वो तो ये चाहेंगे कि उनके पास ज़्यादा अनवेल पेशेंट्स ना हों और हमारी एनएचएस जो है वो ओवरवेल्म ना हो जाए ज़्यादा मरीजों से। ऑन द अदर हैंड जो पॉलिटिशियंस होंगे वो इकोनॉमी की तरफ भी सोचेंगे। तो एक वेल बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच आनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हाँ डेल्टा वायरस हो या ओमिक्रॉन हो, हमें एहतियाती तदाबीर का जो दामन है ना वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये कोविड वायरस ही है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। और एक और मैं आपको हमारी ऑब्जर्वेशन की चीज बताऊं, वो वैक्सीन है। और वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि जब ये वैक्सीन आई थी तो हम सोच रहे थे कि इसकी एफिकेसी कितनी है, 80% है, 90% है। तो वही चीज जो है वो आईटीयू एडमिशंस में ट्रांसलेट हो रही है। हमारे एक्सपीरियंस में आप देख रहे हैं कि अगर 5 मरीज एडमिट हैं, वो वेंटिलेटर पे हैं, तो उनमें से 4 वो हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि वैक्सीन काम कर रही है। और मेरा बिलीव है, जो कि इसका बहुत ज्यादा भी एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरा बिलीफ है और आई एम वेरी
ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो वैक्सीन हैं ये ओमिक्रॉन के खिलाफ भी काम करेंगी। तो इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें वैक्सीन लगवा कर और एहतियाती तदाबीर लें। मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा हमें ज्यादा घबराने की जरूरत है। बाकी हम मौसम सरमा में से गुजर रहे हैं तो हमेशा वायरसेस की ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहने हैं और हमें जो बेसिक चीजें हैं उनको अगर हम अडॉप्ट करते रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि अगर हमें पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज कर रहा है जिसके अभी तक कोई साइंस नहीं है तो हम मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा सा लैग पीरियड होता है 2 से 3 हफ्तों का किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर अभी से अपनानी शुरू की जाए। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम हमेशा वर्स्ट कम सिनेरियो के बारे में सोचते हैं और आपको पता है कि बीमार होना और कोविड से बीमार होना कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इट्स बेटर टू बी कॉशियस। बिल्कुल सही है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, पाकिस्तान क्या बात कर रहे थे? मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में क्या हुआ? यहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद शायद 25% है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोविड की सूरत हाल बहुत बेहतर है। क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है? क्या यहाँ पर वायरस जो है वो क्या हुआ, क्या आपके ख्याल में कि चीज़ें बेहतर हैं यहाँ पे? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो जो आपके साथ आपने डॉक्टर साहब से भी जो सवाल किया, मैं कहता हूँ कि वी हैव टू लिव विद इट। इसके ऊपर सारी मेडिकल प्रोफेशन और सोसाइटी का मतलब एग्रीमेंट है कि ये जो कोविड आया है, कोविड के अंदर अब हमें जिंदा रहना होगा और कोविड के साथ जिंदा रहना हमें सीखना होगा। इसकी कोई मतलब वक्त नहीं है कि अशरफ निज़ामी वेदर ही लाइक इट और डोंट लाइक इट, मास्क की जरूरत है नहीं जरूरत है, लेकिन ये करना पड़ेगा। नमाज पढ़ना तो भाई लाजिम है, जैसे फिर आपको अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता। तो मैं समझता हूँ कि कोविड के हवाले से वी हैव टू लिव विद इट। और बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे दोस्त डॉक्टर साहब ने कि इसके लिए कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये म्यूटेशन होती रहेगी, नई नई वेरिएंट आती रहेंगी एंड वी नो अबाउट इट। जैसे नजला जुकाम सीजनल आता है, हम जिंदा है, रह रहे हैं उसके साथ एंड टाइम विल कम इंशाल्लाह कि जब से ये हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाएगी, हमारी वैक्सीन भी मजीद बेहतर तरीके से देखेंगे कि वैक्सीन जो कितनी एफिकेसी और कितनी इफेक्टिव हो जाती है। आया कि 2 साल में ये इफेक्टिव रहती है, साल के लिए रहती है, व्हाटएवर द केस विल कम। साइंस इसके बारे में यकीनी तौर पे इसका कोई ना कोई अहाता करेंगे और वो हमारे लिए बेहतर होगा। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर कोविड के केसेस नहीं थे, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा हम मतलब बढ़ा के कर देते हैं। केसेस बढ़े और हमारे यहाँ ऐसी नौयत रही, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर भी ऐसा ही था कि जबकि बेड्स पर नॉट अवेलेबल, आईसीयू के अंदर बेड्स नहीं थे। और बिलीव इन मी कि यही मतलब मैं इसका लफ्ज कहना चाहूंगा, लेकिन लोगों का कंसर्न था कि मरीज को लेके फिर रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है और आपके पास बेड नहीं है। तो देर बस हमारे यहाँ एक इशू जो रिपोर्टिंग का इशू होता है और मतलब डे 1 से इसके साथ होती है रिपोर्टिंग के लिए, बट दिस रिपोर्टिंग इज फॉर द साइंस। अब बदकिस्मती ये है कि 20-22-25 करोड़ का ये मुल्क है और परसेंटेज के हवाले से अगर देखें कि कितने % लोगों को यहाँ पे इन्फेक्ट हुए हम लोग, तो स्टैटिस्टिकल डाटा जो कि NCOC जारी करती है उनके साथ वो जो लोग रजिस्टर होते हैं, जब रजिस्टर होंगे तो फिर पता चलेगा। जब आपके पास मतलब टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, हमने 50 टेस्टिंग के जो मैक्सिमम पीक के साथ आ रहे थे, तो जब हम टेस्टिंग ही नहीं करेंगे तो हाउ कम दैट वी आर अवेयर ऑफ, जब हमें पता चलता है कि क्या हमारे यहाँ कोविड था या कोविड। एक बात, अब मैं क्योंकि माजी के साथ कहते हैं कि मतलब डंडा लेके उसको नहीं पीट सकते, बट हैज टू बी डन। अभी हुकूमत को जो मतलब जो भी आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है या दूसरा वेरिएंट आएगा, हमारे जो एयरपोर्ट है या बॉर्डर्स, भले ये पैदल जा रहे हैं या मतलब समंदर के रास्ते हैं, उन बॉर्डर्स के ऊपर कंट्रोल करना ये हुकूमत की नहायत जिम्मेदारी है। और अभी भी अगर कोई शख्स ट्रैवल करता है यहाँ पाकिस्तान के लिए, हार्डली यू सी कि वो जो है नोटिफिकेशन निकल जाते हैं कि हमारे साथ ये चीजें भी चाहिए, ये चीजें चाहिए, लेकिन देयर इज नथिंग। रैपिड टेस्टिंग की खातिर हम PPT मतलब उनसे अपील कर रहे हैं कि जो आते हैं बाहर से लोग, और ये अब खित्ते के साथ हम नहीं कर सकते कि हमने साउथ अफ्रीका से फ्लाइट बंद कर दी या फलानी जगह से फ्लाइट कंट्रोल करेंगे। अब तो हम ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हैं और हिस्ट्री जो कराची के अंदर भी आया तो उसकी मतलब खातून की कोई ट्रैवलिंग ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि जिसके लिए हम कह सकें कि वो ट्रैवल करके यहाँ पे आएंगे। सो मीन बाय शी हैज बीन इन्फेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, और वो शख्स है जो कि जहाँ से भी आया है और उसके साथ है। अब एक हम टर्म यूज करते हैं कि मतलब डायग्नोस के साथ ट्रेसिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ट्रेसिंग की खातिर यही है कि जब तक हम टेस्टिंग कैपेसिटी को बेहतर नहीं करेंगे, जीनोम की खातिर हमारे यहाँ कैपेसिटी ये नहीं एस्टैब्लिश हो जाती कि कौन सा वायरस और कैसे क्या है, तो हमें ये बिलीव इन करना होगा
कि एक हम यूज करते हैं कि मतलब वी हैव टू टेक एज अ पेशेंट ऑफ कोविड until and unless proven otherwise। मैं अगेन आपके साथ साउथ अफ्रीका के लिए, तो साउथ अफ्रीका में भी ये ऐसे हुआ है कि एवरी एडमिटेड पेशेंट टू द हॉस्पिटल दे हैव टू गो थ्रू दिस टेस्टिंग, उसका पीसीआर करते हैं, और जब पीसीआर किया तो उन्हें पता चला कि ये वाले दे डिडंट कम फॉर द फ्लू और ऐसी कुछ चीज के कोविड के हवाले से वो दाखिल हुए, ऐसा नहीं हुआ था ठीक है। उनका स्टार्टेड एंड नाउ दे आर टीचिंग, मतलब 2 से 3 दिन के उनका हॉस्पिटल स्टे है। और कम अज कम कल तक जो मैंने स्टडीज उनकी देखी, जो उनकी कम्युनिकेशन हमारे साथ है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ, ठीक, तो उनको जो एज फैमिली फिजिशियन वहां पे भी चीजें देख रहे हैं, तो वो समझते हैं कि इतनी सिवियरिटी नहीं है। लेकिन ये जैसे मेरे डॉक्टर साहब ने बताया कि आईसीयू के अंदर जो चीजें देखने के लिए आएंगे, कि दोज हु आर नॉट बीन वैक्सीनेटेड उनके अंदर इसका जो परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन है वो ज्यादा है। बिल्कुल सही। हमें अंदाजा ले लेना चाहिए कि पाकिस्तान में मतलब हुकूमत जैसे भी हमने करके की, मतलब पीछे पीछे हुकूमत अब रेड स्कीम शुरू कर दी है कि घर घर जाके हमने लगानी है वैक्सीन। लोगों ने एक नया रास्ता और ढूंढ लिया कि हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, किसी तरह से हमारा नाम दर्ज कर दो और जाली करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए स्ट्रिक्ट हमें होना पड़ेगा। ठीक है, सही है। आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है और कोई भी वैक्सीनेशन जो दस्तयाब है वो लगवाई जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बाकी मेहमानों के साथ गुफ्तगू को जारी रखते हुए फिर कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में क्या स्टेप्स लेने होंगे और आइंदा दिनों में अगर वेरिएंट्स आते हैं तो क्या डे बाय डे ये वीकर होते चले जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा खुशामदीद। गुलाम हुसैन साहब, ऐसा लगता है कि हुकूमत के ऊपर दबाव सिर्फ ओमिक्रॉन का नहीं है, बल्कि जो दीगर वेरिएंट्स हैं या कोविड के जो जनरल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ने की वजह से भी हुकूमत के ऊपर एक दबाव आ रहा है कि पाबंदियां लगाई जाएं। इस वक्त कितने लोगों की डेली तादाद सामने आ रही है पॉजिटिव लोगों की, और डेथ रेशो क्या है? देखें, कभी 55,000, कभी 50,000, कभी एवरेज आप कहें तो 50,000 से ज्यादा केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। और पहले अमवात कम थी, लेकिन अब अमवात भी जो है वो बढ़ रही हैं। कभी 150, 160, 170 वो अमवात भी बढ़ रही हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को कंसर्न तो है इस हवाले से, और यही वजह है कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 मरतबा मीटिंग भी की। फिर जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं साजिद जावेद, वो भी अपने दिन जो है वो उन्होंने भी मैयत लिए हैं, और बार बार जो है वो हुकूमती अहदेदारों से मीटिंग्स हो रही हैं कि इसको किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन मसला यह है कि जब आप ट्रैवल इंडस्ट्री को जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, तो लोग बाहर से जब आते हैं तो जब उनके अंदर वायरस डिटेक्ट होते हैं तो फिर गवर्नमेंट के लिए मजीद मुश्किलात हो जाती हैं। कि ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो यूके में एक बहुत मैं कहता हूँ रीढ़ की हड्डी रखती है, हैसियत रखती है उसकी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा जो है वो टूरिस्ट आते हैं और उनकी वजह से वो इनके साथ जो लिंक अप बिजनेस है वो बहुत ज्यादा है और वो चल रहे हैं। लेकिन अगर आप जाहिर है बाहर से लोगों की सख्त पाबंदियां लगाएंगे, नहीं आने देंगे, तो ये इंडस्ट्री जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है। बहुत ज्यादा लोग बेरोजगारी का शिकार है इस इंडस्ट्री के अंदर। कई एयरलाइनों को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी वजह से जो है वो प्राइम मिनिस्टर थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं कि सख्त फैसला लेने में इस हवाले से। लेकिन अपोजिशन का और इनकी अपनी जमात की जो जैसे साबिका वज़ीर आज़म है थरीसा में और दूसरे लोगों का, वो काफी ज्यादा दबाव होता है कि जो है वो लोगों की जानों को खतरा है, लोगों की ज़ाहिर है रूटीन लाइफ खराब हो रही है, दोबारा स्कूलों के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। अब आपने जब घरों को कह दिया लोग घरों से काम करें, प्रेफरेंस करें, तो लेकिन बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर वायरस लेके घर पे आ जाते हैं तो फिर पूरे घर को आइसोलेट करना पड़ता है। तो इस तरह की ज़ाहिर है, मैं जैसे पहले कहा कि ये रियली आज मैंने भी देखा जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर बरतानवी, तो वो काफी दबाव का शिकार लग रहे हैं। अभी जो निकोला स्टर्जन है, फर्स्ट मिनिस्टर है स्कॉटलैंड की, अभी उन्होंने बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने जो है ये सारे बताए हैं कि उनकी स्कॉटलैंड की जो हुकूमत है वो किस तरह जो है वो इसको कंट्रोल करने के लिए सख्त मेजर्स आने वाले दिनों में लेने जा रही है। तो इसलिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर पर मजीद दबाव बढ़ रहा है कि वो आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है वो इस पर जो है वो सख्त फैसला करें। डॉक्टर नाहिद साहबा, आपके ख्याल में अगर पाबंदियों की ज़रूरत है आइंदा दिनों में, तो वो क्या ओमिक्रॉन की वजह से है या ओवरऑल जो स्प्रेड हो रहा है उसकी वजह से, एक नई लहर, एक नई सर्द जो आई है आती हुई महसूस होती है, उसकी वजह से आपके ख्याल में पाबंदियां होनी चाहिए अगर लगाई जानी है तो?
देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो स्प्रेड हो रहा है वायरस इस वक्त, ज़्यादातर तो इस वक्त डेल्टा ही स्प्रेड हो रहा है और उसकी वजह से भी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन तो अब बढ़ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, जल्दी-जल्दी, लेकिन अब बढ़ रहा है। लेकिन जो मेरे ख़्याल में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आगे भी ये अभी पैंडेमिक आया है, इससे पहले सार्स था, अब आगे हमें ये भी समझ में आ रही है कि ये लाइकली है कि आगे भी ऐसे वायरसेस आएंगे। तो हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम किस किस्म की एहतियात हमें लेनी चाहिए। ये जो न्यू नॉर्म जिसको कहा जा रहा है कि मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें इसको एक हकीकत बना के और अपने ऊपर ये जो है जब तक हम नहीं खुद से करेंगे, क्योंकि देखें हमारी अपनी इंडिविजुअल हेल्थ है और वो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच सकते, आपको सबके बारे में सोचना है, क्योंकि आपकी हेल्थ बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरीके से जब हम इतनी वैक्सीनेशन पर बात की है हमने, तो इसमें भी दो बातें हैं। एक तो ये कि वैक्सीन इक्वालिटी का मसला है कि जाहिर है जो अमीर मुल्क हैं उसमें ना सिर्फ 2 डोजेस लगे हैं लेकिन बूस्टर भी लग रहा है और आगे जाके भी सोचा जा रहा है कि मजीद वैक्सीन लगाए जाएंगे। लेकिन जो गरीब मुल्क है वहाँ पे इतनी वैक्सीनेशन की तादाद नहीं है, तो जाहिर है ये जो म्यूटेशंस निकल रहे हैं वो इसी वजह से निकल रहे हैं। और दूसरी बात, आखिरी बात जो मैं कहूँगी वो है वैक्सीन एथिक्स के मुतालिक, यानी कि हमारे माशरे के अंदर जो एक बहुत बड़ा डिबेट है जो होना चाहिए इसके मुतालिक कि जो माशरे की इखलाकियात हैं, जो माशरे की इंसाफ है और लोगों में जो शऊर है और एक सोसाइटी का जो शऊर है उस पे हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं वो क्यों नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि आपका वैक्सीन ना लगाना सिर्फ आपके लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है उसके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप वैक्सीन लगाएं। तो ये जो एक सोशल कॉन्शियसनेस की बात है और मोरालिटी की बात है, इसके ऊपर मैं यानी लोगों को अवेयरनेस दिलाना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो देना, इस पे सोचने का, गौर करने का बहुत ज़रूरी मौका है। बिकॉज फ़िलहाल हमें यही पता चल रहा है कि ये वैक्सीन ही हमारा एक ही डिफेंस है इसके खिलाफ, और आगे जाके जो वायरसेस आएंगे उनमें भी यही सारी बातें होंगी। तो आई थिंक इस वक्त इस बात के ऊपर तवज्जो देना काफ़ी ज़रूरी है। जी सही है। डॉक्टर तुफैल साहब ये बताइए कि हम ये इस बात पर तो बहुत सारे लोगों की राय है कि आइंदा दिनों में भी या आइंदा सालों में, महीनों में इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहेंगे, लेकिन क्या डे बाय डे वो वीक होते जाएंगे और क्या हमें होप रखनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जाकर ये फिर रूटीन का जो नज़ला ज़ुकाम जैसे अब हम जो है वो हमें होता है रूटीन में नज़ला ज़ुकाम, ये उसी तरह की मिलती जुलती एक शक्ल इख्तियार कर लेगा? बिल्कुल जी, ये कोविड वायरस इज गोइंग टू स्टे देयर। ये तो कोविड तो कहीं नहीं जाने वाला, वन फॉर्म और द अदर। और बहुत स्ट्रॉन्गर वेरिएंट भी आ सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अब हमने पिछले 2 साल से इस वायरस को स्टडी किया हुआ है और आई एम श्योर कि जो वैक्सीन की जो कंपनियां हैं वो स्पेसिफिकली हो सकता है कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट नई वैक्सीन ले आए इफ नीडेड, क्योंकि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल एडवांसेस है वो बहुत आगे जा चुकी है कोविड के बारे में। और हमारे पास अब तो काफ़ी मेडिसिन भी हैं। अगर मैं कंपेयर करूं पैंडेमिक के स्टार्ट में हमारे पास कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं थी प्रूवन जो काम करती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं। अगर हो भी जाता है तो उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही। तो अब हमारे एक्सपीरियंस में अभी तक तो हॉस्पिटल्स जो हैं, जो NHS है, वो कोविड के पेशेंट्स की वजह से कुछ ज्यादा ओवरवेल्म नहीं हो रही। ठीक है। जो मसला ज्यादा हो रहा है वो नॉन कोविड पेशेंट्स का है। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, और मैं इससे एग्री करूंगा कि आप एक एथिक्स की बात करें। लेट्स से कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनको कोविड हो जाता है और वो इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट हो जाते हैं, वेंटिलेटर पर चले जाते हैं। अब वही वेंटिलेटर जो है वो किसी पेशेंट का कैंसर का ऑपरेशन होना है, किसी पेशेंट का दिल के बाईपास फॉर एग्जांपल ऑपरेशन होना है, तो हमें इन कोविड पेशेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए ये जो दूसरे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो कैंसिल करने पड़ते हैं बाज़-औक़ात। तो ये एक एथिकल डायलेमा बन जाता है कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो इससे क्या आप
दूसरी इंसानियत को भी अफेक्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूंगा कि हमें ना सिर्फ अपना सोचना चाहिए बल्कि वैक्सीन लगवाने से और एहतियाती तदाबीर करने से दूसरे लोगों का भी सोचना चाहिए। ये वेरिएंट वन फॉर्म और दी अदर, जैसे हमने 12 कहा है यहाँ पे, कि वो आते रहने हैं और जो मेडिकल एडवांसेस हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं, वो इसके खिलाफ नई वैक्सीन, नई मेडिसिन आती रहेंगी। दिस इज गोइंग टू स्टे देयर। हमने अपना रोल प्ले करना है, हमने वैक्सीन लगवानी है और एहतियाती तदबीर को, ठीक है, और अपनी जान को भी महफूज रखना है और दूसरों की भी जानों को महफूज रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद तुफैल नाही साहिबा, गुलाम हुसैन रहमान साहब, डॉक्टर अशरफ जामी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।